नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं डायलॉग्स का स्पेशल प्रोग्राम क्लियर कट। और आज हम उस त्रासदी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों 21वीं सदी का भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से उभरती हुई शक्ति है, वह बार बार भीड़ को संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। तमिलनाडु के करूर की जमीन पर शनिवार की शाम जब सूरज ढल रहा था तो हजारों लोग एक्टर विजय की राजनीतिक रैली में शामिल होने पहुंचे थे। दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक जाना माना चेहरा विजय अब राजनेता बन चुके हैं। वो तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवी के पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्हें सुनने और देखने आए लोग उम्मीदों और सपनों के साथ आए थे। उन्हें लगा था कि यह रैली बदलाव की हवा लेकर आएगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यानी चंद समय में उनका जोश और उम्मीद चीखों, अफरा तफरी और मौत के मंजर में तब्दील हो गया। अचानक से बिजली चली गई तो किसी को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि आगे क्या होने वाला है। धक्का मुक्की शुरू हुई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, बच्चे अपनी माओ से बिछड़ गए, औरतें चीखती रह गईं, बुजुर्ग जमीन पर गिरते रहे और किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इस भयावह मंजर में 41 मासूम जिंदगियां चली गईं, जिसमें 9 बच्चे शामिल थे। 51 घायल आईसीयू में भर्ती, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए और पूरा करूर जिला मौत के मातम में डूब गया। उम्मीदों की शाम को कफन में लपेट दिया गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान बताते हैं कि जैसे ही विजय पहुंचे, उन्होंने बोलना शुरू किया। भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि विजय ने जब बोलना शुरू किया तो कुछ लोग पास की टिन की छत पर चढ़ गए और फिर टिन की छत गिर गई, जिस कारण वहां अफरा तफरी मच गई और लोग गली की ओर भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, कोई कह रहा टिन की छत गिर गई। रिपोर्ट यह भी बता रहे हैं कि विजय शाम करीब 4:45 पर करूर में थे, लेकिन उनका काफिला शाम 7 बजे रैली स्थल पर पहुंचा। तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। पुलिस ने रैली के आयोजक और विजय के करीबियों को स्थिति बिगड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। कुछ कह रहे हैं कि जैसे ही अंधेरा फैला, लोग अनियंत्रित हो गए और वहां मौजूद सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे। पुलिस और प्रशासन इस भीड़ को संभालने में नाकाम रहे। रैली के आयोजकों ने पहले से कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी। कोई भीड़ नियंत्रण की बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और जब हालात बिगड़े तो सब कुछ लोगों के भरोसे छोड़ दिया गया। यही कारण है कि आज पूरा देश यह पूछ रहा है कि यह महज एक हादसा था या प्रशासन और आयोजकों की घोर लापरवाही। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान कर दिया। विजय की रैली में भगदड़ के मामले में अब तक गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। पहली गिरफ्तारी सोमवार को टीवीके के जिला सचिव वीपी माथ्या लगन की हुई। दूसरी गिरफ्तारी टीवीके के पदाधिकारी पौनराज की रही, जिस पर भगदड़ केस के मुख्य आरोपी माथ्या लगन को शरण देने का आरोप है। तीसरी गिरफ्तारी मंगलवार को यूट्यूबर और पत्रकार फेलिक्स गेराल्ड की हुई। चेन्नई पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। गेराल्ड पर अफवाहें फैलाने का आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी मौतों की जिम्मेदारी तय होगी? दूसरी ओर सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है कि सरकार ने रैली को अनुमति क्यों दी, जबकि सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। और जनता यह सोच रही है कि आखिर हर बार प्रशासन क्यों सोता है और हादसे के बाद ही क्यों जागता है। अगर हम पीछे देखें तो यह सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों से चलता आ रहा है। 2005 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में भगदड़ से 340 लोग मारे गए। 2008 में जोधपुर के मंदिर में 250 लोग कुचलकर मारे गए। 2013 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 115 लोगों की जान गई। 2024 में हाथरस की भगदड़ में 121 मासूमों की जिंदगियां चली गई और अब 2025 में ही जनवरी में प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोग मरे। फरवरी में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोग, मई में गोवा के मंदिर में 6 लोग, जून में बेंगलुरु में आरसीबी की विजय परेड में 11 लोग और अब करूर में 41 लोग मौत के मुंह में समा गए। यानी हर कुछ महीनों में एक नई भगदड़, नए आंकड़े हमारे सामने आते हैं।
लेकिन हमारी व्यवस्था वहीं की वहीं रहती है। जांच कमेटियां बनती हैं, रिपोर्टें आती हैं, मुआवजा घोषित होता है, टीवी पर जमकर बहस होती है, अखबारों में बयान छपते हैं और कुछ महीने बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। अगली बार जब भीड़ जुटती है तो फिर वही त्रासदी होती है जो अब तक होता रहा है। यह साफ दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कोई सुधार नहीं होता, कोई सीख नहीं ली जाती और नागरिक की जान हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। भीड़ प्रबंधन की कमी का असर सिर्फ राजनीतिक या धार्मिक आयोजनों में ही नहीं, बल्कि फिल्मी सितारों के कार्यक्रमों में भी बखूबी देखने को मिलता है। याद कीजिए साल 2017 जब शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन कर रहे थे, उसके प्रचार करने के लिए एक रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। अफरा तफरी मच गई और भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शाहरुख खान पर आरोप लगा कि उन्होंने टी शर्ट और स्माइली बॉल जैसी चीजें भीड़ में उछाली थी, फेंकी थी, जिससे धक्का मुक्की हुई और इसके चलते उनके खिलाफ धाराएं लगाई गई। आईपीसी की धारा 336, 37, 38 और रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए यह कहा कि शाहरुख खान को अभिव्यक्ति का अधिकार है और उन्हें इस तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी अदालत ने यह माना कि भीड़ का नियंत्रण आयोजकों और प्रशासन की जिम्मेदारी है, ना कि किसी कलाकार का। उनका रिएक्शन है, उनका एक्शन है। बिल्कुल इसी तरह दिसंबर 2024 में हैदराबाद के संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का प्रीमियर हुआ था। वहां भी भारी भीड़ जुटी और भगदड़ मच गई। 35 साल की महिला की मौत हो गई, उनका 9 साल का बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हालांकि बाद में देखा जाए तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी और कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह अभिनेता हैं, उनका जीवन और आजादी का अधिकार छीना नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि भीड़ का नियंत्रण किसी स्टार के बस में नहीं होता। अल्लू अर्जुन ने अपने बचाव में शाहरुख खान के केस का एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण दिया और कहा कि वे पहली मंजिल पे थे जबकि भीड़ नीचे थी, इसलिए यह उनके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं था। इन दोनों मामलों से यह साफ है कि जब तक हमारे पास ठोस नियम और कानून नहीं होते, तब तक कभी स्टार्स पर, तो कभी आयोजकों पर, तो कभी प्रशासन पर दोषारोपण चलता रहेगा। लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। भीड़ प्रबंधन की इस विफलता की तुलना अगर हम दूसरे देशों से करें तो यह और भी शर्मनाक लगता है। दुनिया के कई देश जैसे जापान, जर्मनी, अमेरिका और यहां तक कि अफ्रीकी देश भी अपने आयोजनों में क्राउड कंट्रोल के लिए सख्त नियम बनाते हैं। इमरजेंसी एग्जिट की संख्या तय की जाती है, एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, भीड़ की गिनती डिजिटल काउंटर से होती है, प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ हर समय मौजूद रहता है और सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आयोजकों पर भारी जुर्माना और सजा सुनाई जाती है। लेकिन भारत में हर बार हादसे के बाद केवल बयानबाजी दिखाई देती है, तकनीक और संसाधनों की कमी का बहाना बनाया जाता है और नागरिकों की जान भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट लेना है या नागरिकों को सुरक्षा देना भी है? क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी सिर्फ भीड़ जुटाना है या उनकी सुरक्षा की गारंटी देना भी है? क्या सरकार का काम सिर्फ मुआवजा बांटना है या ऐसी व्यवस्था बनाना भी है कि भविष्य में कोई हादसा ना हो? क्या प्रशासन का काम सिर्फ जांच कमेटी बैठाना है या जमीनी स्तर पर सुरक्षा तैयारियां करना भी है? और क्या नागरिक का काम सिर्फ शोक व्यक्त करना है या जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग करना भी है? जब तक हम इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, तब तक करूर जैसे हादसे बार बार होते रहेंगे और हर बार नई माएँ, नई माताएं अपने बच्चों को खोती रहेंगी, नई बहनें अपने भाइयों को खोती रहेंगी, नए बच्चे अपने माँ बाप को खोते रहेंगे। आज जरूरत सिर्फ संवेदना की नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की है, चाहे रैली हो, धार्मिक आयोजन हो, क्रिकेट जश्न हो या फिल्म का प्रीमियर।
अगर आयोजक सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते तो अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए। अगर प्रशासन भीड़ नियंत्रण में विफल रहता है तो फिर जिम्मेदार अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नेता और अभिनेता सिर्फ भीड़ के नाम पर लोगों की जान खतरे में डालते हैं तो उन पर भी कानून का शिकंजा कसना चाहिए। और अगर सरकारें सिर्फ रिपोर्ट और मुआवजे के सहारे लोगों को चुप कराना चाहती हैं तो जनता को यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर हम कब सबक लेंगे, कब तक मरते रहेंगे और कब तक एक नागरिक की जान सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी। करूर की इस भगदड़ ने न सिर्फ 41 परिवारों को उजाड़ा है बल्कि पूरे देश के सामने यह आईना रख दिया है कि हम कितने असंवेदनशील और निष्ठुर हो चुके हैं। हम हर बार रोते हैं, शोक मनाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन अगले ही दिन भूल जाते हैं। अगली रैली होती है, अगली भीड़ जुटती है, अगला हादसा होता है और फिर वही मातम, वही बयानबाजी और वही रिपोर्ट। लेकिन सुधार कहीं नहीं, बदलाव कहीं नहीं। और यही वजह है कि आज यह सवाल हर नागरिक के दिल में गूंज रहा है, हम कब सबक लेंगे, कब तक मरते रहेंगे और कब तक इस देश को यह एहसास होगा कि हर जीवन अनमोल है और इसे बचाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।